हेलो हाय गुड इवनिंग, हाउ आर यू। छोड़ो इन बातों को यार, अपना नमो नमः ही सही है। तो नमो नमः सभी मित्रों को। हमारी कहानी की एक श्रृंखला चल रही है। प्रेमचंद्र की लिखी एक कहानी संग्रह है, घर जमाई। इस कहानी संग्रह में अगली कहानी की कड़ी है दो बैलों की कथा। हाँ, आपने सही सुना, दो बैलों की कथा। आप में से बहुत लोगों ने इसे निचली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। तो आज की हमारी कहानी वही रहने वाली है, दो बैलों की कथा। अब दो बैलों की कथा जो कि बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस कहानी के पात्र कौन है और ये कहानी किसके इर्द गिर्द में घूमती हुई रहती है और समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं और नायक नायिका जिसको हम बोल सकते हैं, वो कोई मनुष्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है, दो बैल हैं भाई। क्या है? दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वैसे तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे समझा जाता है? गधे को। हम्म, आपने सही सुना। जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधे को ही समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं ना, जब भी हम किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी भी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, तो उसे इतना लंबा चौड़ा शब्द नहीं देते हैं बेवकूफ, आधा कर देते हैं गधा कहीं का। ठीक है? गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? इसका निश्चय यकीनन किया नहीं जा सकता है कि गधा वाकई में बेवकूफ है, कि वो इतना सहनशील है कि उसकी सहनशीलता के बदले में हम लोगों ने उसे पदवी दे रखी है और संबोधित करते हैं गधे या बेवकूफ कहीं के। अब गाय की बात कर लो, गाय भी भाई सींग मारती है। बैल की बात कर लो, बैल भी सींग मारते हैं। मतलब गाय हो चाहे बैल हो, हर श्रेणी श्रेणी के जानवर अपने अपने तरीके से अपना विरोध का भाव प्रकट ही करते हैं। इनफैक्ट गाय यदि ब्याई हुई है, मतलब गाय का कोई बच्चा आ गया है, उसने बच्चा जना हुआ है, तो भाई गाय गाय नहीं है, गाय फिर सिंगनी का रूप है। तुम हिम्मत करके देखो, उस गाय के बच्चे को उससे, उसके सामने से हटाने का प्रयास करके देखो, उठा के फेंक ना देगी तो फिर कहना। तो उस वक्त गाय गाय नहीं रहती है, सिंगनी हो जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। सही बात है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते देखा है? जिसे पालतू बनाया गया हो, उसे कभी क्रोध करते देखा है? जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आती है। आपसे इस बात का कभी शिकायत भी नहीं करता है कि मैं यही खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो क्यों नहीं दिए, खली क्यों नहीं डाले, हरा चारा क्यों नहीं दिए। इसका शिकायत करते गधा आपसे कभी नजर नहीं आते। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद का भाव होता है। जो गधे होते हैं ना, उनके चेहरे पे परिस्थिति के अनुसार से उनके चेहरे का रंग ढंग हाव भाव बदलता ही नहीं है।
जैसे एक रूपता हम लोग कहते हैं ना कि भाई मनुष्य में यदि सबसे श्रेष्ठ हो जाना चाहते हो तो भाई एकत्व का अनुभव करना पड़ेगा, समरसता, एक रूपता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। चेहरे का भाव भंगिमा यदि समय के हिसाब से बदल जा रहा है तो फिर आप तो समय के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, पर यह बात गधों पे लागू नहीं होती। आपने कभी उनका चेहरा देखा है? सच सच बताना, नहीं तो जाओ गधे का चेहरा को मैंने देख के आना। उसके सामने कुछ भी डाल दो, खाना डालो, सही डालो, गलत डालो, सूखा डालो, हरा डालो, उसके चेहरे का भाव भंगिमा हमेशा एक सा ही रहता है। अस्थाई विषाद उसके चेहरे पे छाया हुआ रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा गया है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, एक तरह से कहा जाए तो ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण, वो सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं गधे में। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं गधे में ये सारे गुण एक साथ पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। अब इसमें गलती किसकी है, आप इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना भी होगा कि सीधे पेड़ ही जल्दी काटे जाते हैं, जो पेड़ आड़े तिरछे रहते हैं ना उन्हें जल्दी नहीं काटा जाता है। तो जिस परिवेश में, जिस समय सीमा में, जिस कालखंड में ये कहानी लिखी गई थी प्रेमचंद जी के द्वारा, तो उन्होंने उल्लेख किया है कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। आप लोग को मालूम होगा कि रंगभेद नीति कितनी चरम सीमा पर थी वहां। क्यों अमेरिका में इन्हें घुसने तक नहीं दिया जाता? जिस कालखंड में प्रेमचंद जी ने कहानी की रचना करी होगी, उस कालखंड में देखो क्या स्थिति था भारत का। तो अमेरिका में घुसने तक नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं घुसने दिया जाता था? तो भाई भारतीय हैं, बेचारे शराब तक नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रख लिए थे। भारतीयों की तो ये आदत होती है ना, हम सभी को ये आदत है कि भाई पैसा यदि सरप्लस है तो अभी खर्चा में से काट करके आगे भविष्य निधि में जमा कर देते हैं कि भविष्य में यदि खराब स्थिति आ गई तो। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खाकर रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। इसीलिए उन्हें न ही अफ्रीका तवज्जो दे रहा था, न ही अमेरिका में घुसने दिया जा रहा था। कहा जाता है वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते ना तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं, पश्चिमी देशों की भाषा में। जी हाँ, असल में क्या है ना कि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है पूरे पृथ्वी का, वो भौगोलिकता के आधार पर बटा हुआ है, और एक जगह सही लगने वाली चीज दूसरे जगह गलत स्वतः सिद्ध हो जाती है। वैसा ही वहां का कानून व्यवस्था बना हुआ है। तो यदि प्रेमचंद जी का कहना है कि यदि हम भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते ना तो शायद सभ्य कहलाने लगते। किनकी नजर में? पश्चिमी देशों की नजर में। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।
वैसे इस कहानी से थोड़ा हट करके बात करूं, जब निकली है बात जापान की, तो विशेषकर मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे मेरा एक अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। मैं इधर कुछ दिनों से सोच रहा था कि इसके विषय में कुछ कहूँ, कुछ अपना मंतव्य रखूँ आप सबके सामने। और उससे पहले भाई थोड़ा सा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करके चला करो, और कमेंट के माध्यम से हमारी खामियों को भी उजागर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे ही तो सीखूंगा। और उससे भी पहले हमारी जो पहले पहले की वीडियो थी ना, उसमें शायद इतना वॉइस क्लियर नहीं जा पा रहा था। हाँ, और अभी भी यदि आपको लगे कि आवाज में थोड़ी ऊंच नीच है या कम है आवाज, तो अपना भाई थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, एक दो पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो उन सभी मेरे मित्र गणों का, मेरे दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इससे पहले हुआ यह था कि मेरा एक चैनल था यूट्यूब पे ही, तो वो चैनल मेरी ही गलती की वजह से, हालांकि मैं इसे कई पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर उन वीडियो में एक कमी रह गई है कि आवाज बहुत क्लियर नहीं था। अभी के वीडियो में जो ये वीडियो जा रही है, इसमें आवाज आपको अच्छा लगेगा, उन पुराने वीडियो से अच्छी आवाज इसमें जा रही होगी। तो जो मेरा पुराना चैनल था, उसको जाने अनजाने मेरी ही गलती थी, और किसी पे दोषारोपण करना सही बात भी नहीं है। तो अपनी ही गलती की वजह से मेरा वो चैनल डिलीट हो गया था। मेहनत तो बहुत करी करी थी उसमें भी, इस चैनल में भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। उसमें भी मेहनत करी थी, तकरीबन 100, 102, 103 उसमें भी सब्सक्राइबर हो गए थे। ज़्यादा बड़ा नहीं है यार, मिलियन मिलियन वाला मैं नहीं हूँ अभी फिलहाल में, और बिना आपके सपोर्ट के बन भी नहीं पाऊंगा। तो मिलियन बिलियन वाला मैं नहीं हूँ, मेरे सब्सक्राइबर अभी भी उतने नहीं हैं, पर आप लोगों का सपोर्ट से हो सकता है मैं उस मुकाम तक जाऊं, और हो सकता है यदि प्रकृति ने मेरे माध्यम से समाज में कुछ भला करवाने को रख रखा है, तो मैं माध्यम बनूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए। और अभी आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस नए चैनल में भी आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया है अभी तक। तो कृपया आगे भी साथ देते रहें। हालांकि बहुत बड़ा परिवार नहीं हुआ है हमारा, पर जीरो से जब आप कोई काम शुरू करते हो ना, और आपके माइंड में जब पहला टारगेट आता है और वो जब फुलफिल हो जाता है, मेरा पहला टारगेट था 100 का। एकदम छोटा सा मेरा फैमिली है अभी, यूट्यूब का यूट्यूब का बहुत छोटा सा फैमिली है, जहां लोग बिलियन और मिलियन की बात करते हैं। मेरे पास तो बस 100 लोगों का परिवार है। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 लोगों का ही परिवार है अभी तक। 114, 115 सब्सक्राइबर हो रखे हैं अभी। तो उन सभी का दिल से आभार और धन्यवाद। अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रखिए। कुछ कमी लगती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमें। फिलहाल आते हैं कहानी के ऊपर में। तो अभी तक हम लोग कहानी में बस यही चर्चा कर रहे थे कि गधा को हम बेवकूफ क्यों समझते हैं, भारतीयों को पश्चिमी देशों में बेवकूफ क्यों समझा जाता था, क्या क्या रीजन रहा था। ठीक है। अभी अब जो कहानी का मुख्य अंश है, जो हमें लेकर के जाएगी, कहानी से सीधा जोड़ेगी दो बैलों की कथा से, अब कहानी वहां से प्रारंभ होते हैं। तो झूरी काकी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम था झूरी। उनकी एक पत्नी भी थी झूरी की, और झूरी ही मालिक थे ये दोनों बैल के, जिनका नाम था हीरा और मोती। मित्रता तो इतनी घनिष्ठ है, जय वीरू फेल है भाई। इनकी दोस्ती के आगे जय वीरू फेल है। आप कहानी में जुड़े रहो,
अगर आप पढ़ रखे हो तो आपको मालूम ही होगा, नहीं पढ़ रखे हो, कहानी में आप जुड़े रहो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है कि जय वीरू से भी ऊपर लेवल का था इनका दोस्ती, आपको स्वतः पता चल जाएगा। तो झूरी काकी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। देखने में सुंदर, बिल्कुल श्वेत, वाइट, मिल्की वाइट, उजले रंग के थे। अगर मनुष्य के संदर्भ में आए तो गोरे, उजले थे, सुडौल शरीर था, ऊंची कदकाठी थी, लंबे लंबे सींग थे, देखने में काफी आकर्षक लगते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और इतना घनिष्ठ संबंध हो गया था दोनों बैलों में, हीरा और मोती में, कि दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते, दोनों अपना जो भी उनको चारा मिल रहा था खाना खाते, एक साथ ही नाद से मुंह निकालते। मतलब वो जो है ना हंसना, गाना, जीना मरना साथ में, वो इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है ये उनको पता था। इसे हम व्यक्तिगत तौर पे तो शब्द में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो अनबोलता की श्रेणी में ही आते हैं, पर उनका हाव भाव देख करके ऐसा लगता था कि उनके बीच का जो घनिष्ठता है, जो मित्रता है, जो एक दूसरे के प्रति आदर है, सम्मान है, समर्पण है, साथ है, उसको किसी शब्द से बयां करना मुश्किल है। और वो किसी शब्द के लिए छटपटा भी नहीं रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, मेरी शब्द में इसकी तुलना कर दो, मेरा वाहवाही कर दो, आदि आदि। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, उन दोनों बैलों में ऐसी कोई गुप्त शक्ति रही होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, लड़ने के उद्देश्य से नहीं भाई, लड़ने के उद्देश्य से नहीं। जैसे हम लोग खेलते हैं आपस में, पहलवान लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, या बच्चे लोग जो खेलते हैं, आप समझ गए। तो वैसे ही आपस में सींग मिला लिया करते थे, कभी लाड़ लगा लिए, कभी एक दूसरे को चाट लिए, सूंघ लिए, एक दूसरे के साथ खेल लिए। ये उनका खेलने का तरीका था, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती फुसफुसी भी है, कुछ हल्की सी ही रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी हम और आप जब दोस्त से मिलते हैं तो दोस्ती अभी के संदर्भ में, अभी के संदर्भ में क्या, दोस्ती का हमेशा से ऐसा ही रहा है कि भाई दोस्त मिले, और वहां भी हम यदि कैजुअल रूप से दोस्त के सामने मिल रहे हैं, बहुत फॉर्मल होके मिल रहे हैं, तो भाई उसके लिए बॉस है, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे घर के गार्जियंस हैं, हम उनके सामने फॉर्मल हो सकते हैं। अब दोस्त के सामने भी फॉर्मल ही रहें तो फिर दोस्त के किस काम का भाई। जब तक दोस्तों के बीच में कुछ हंसी मजाक, ठिठोली, हल्की फुल्की गाली गलौज वगैरह वगैरह जब तक नहीं चले, तब तक वो दोस्ती का फिर अनुभव नहीं आता है। तो वैसे ही कुछ इनकी दोस्ती थी, किनकी, हीरा और मोती की। जिस वक्त ये दोनों बैल या हल गाड़ी में जोत दिए जाते हैं ना, साथ में इकट्ठा गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही इच्छा होती थी कि बोझ मेरे गर्दन पे ज्यादा रहे। यही तो मित्रता में समर्पण है। दोनों को एक दूसरे को बहुत परवाह रहता था, घनिष्ठ मित्र थे दोनों। जो हीरा और मोती थे ना, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर
अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद भी जो साथ में मुंह डालते ना, तो दोनों साथ में नाद का भूसा खत्म करके ही वापस मुंह उठाते। और नहीं इनकी शिकायत या शिकवा या ऐसा भाव भी कभी अपने मालिक झूरी के सामने उन्होंने प्रकट तक किया कि हम दोनों ने आज आपका इतना बड़ा खेत को जोत दिया है, इतना हम लोगों ने काम किया है, रहड़ चलाई है, पानी चलाया है, आदि आदि, दिन भर काम किए हैं, खाने को आए जब मौका लगा तो आप सूखा भूसा डाल दिया। इसका न ही सिकन था और न ही अपने मालिक के सामने कभी इस बात का प्राकट्य किए, किसी भी माध्यम से पता तक नहीं चलने दिए। तो ये श्रेष्ठता थी उन बैलों में, ये वफादारी थी उन बैलों की अपने मालिक के प्रति। किसके प्रति? झूरी के प्रति। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेजा। वही बैल जिसको गोई बोलते हैं, एक साथ में जो आपके जानवर होते हैं ना, उसको। तो गोई को ससुराल भेजा। जो झूरी की पत्नी थी, उनके भाई का एक बार उनके यहाँ आना हुआ था किसी काम के लिए, वो बैल मांगे। तो जो झूरी की पत्नी थी, झूरी काकी, गांव में स्त्रियों का नाम नहीं लिया जाता था पहले, तो इसीलिए जो हमारे लेखक हैं वो स्त्री का नाम संबोधित नहीं किए, झूरी काकी कह के संबोधन कर रहे हैं उनका। झूरी की पत्नी है, संबोधन किया जा रहा है झूरी काकी। तो झूरी काकी ने, भाई मायके से कोई आया है, समझना है इस चीज को। जो शादीशुदा लोग हैं ना, उसको, वो लोग इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ पाएंगे। मायके से कोई आया है, मायके वाला, और एक तो उसकी बुराई नहीं करना, सबसे पहली चीज। भाई यदि जीवन में शांति चाहते हो तो 1 लाख की बात बता रहा हूँ, अपनी पत्नी के सामने ना मायके वाले की बुराई कभी नहीं करना। फिलहाल कहानी कहानी पे आता हूँ। तो एक बार उनके भाई आए हुए थे उनके घर पे, इच्छा प्रकट की कि खेत में बहुत सारा काम है, कुछ जानवर हमको चाहिए। कुछ उनके साथ कुछ ऐसा संयोग हो गया कि उनके घर में जो जानवर थे, बैल या भैंस जो भी थे, अब नहीं थे। तो ये लोग मांगने आए थे एक प्रकार से। तो भाई मायके का बात है, कैसे मना कर सकती थी? दे दी, जाओ ले जाओ। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को निकाल क्यों रही हो काकी? जब झूरी काकी अपने भाई को इसका अनुमति प्रदान कर दी, अनुमति दे दी कि आप ये दोनों बैल को लेकर के जाइए, आपका जो भी वहां काम पड़ा हुआ है उस काम को संपन्न करा लीजिए। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों बैल उसके भाई के द्वारा ससुराल जाने वाले थे। तो उदास हो गए दोनों। वो तो जानवर हैं भैया, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर क्या हर्ष, क्या विषाद, क्या सुख, क्या दुख चल रहा है, कभी प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। हम और आप तो इंसान है, अगर हमारी अनचाही चीजें हमें मिलती है या अनचाहा चीज हमें करने को मजबूर किया जाता है, तो हम यदि शब्दबद्ध नहीं कर पाए, बोल के प्रकट नहीं कर पाए, तो हमारी भाव भंगिमा, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, वो प्रकट हो जाता है। पर यदि ईश्वर ने उन्हें, किन्हें, हीरा और मोती को वाणी दी होती तो झूरी काकी से जरूर पूछते कि तुम हम गरीबों को निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी इतनी सेवा की, सेवा करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी भाई। रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, ना गर्मी देखा, ना ठंड देखा, ना ही बरसात देखा। जब कहा चलो, हमने चल दिया, जो काम कहा हमने कर दिया, जो खाना दिया हमने खा लिया। आज उसका ये परिणाम मिल रहा है कि हमें बेघर कर दिया जा रहा है एक झटके में।
चूंकि अनबोलता थे, तो बस एक दूसरे के सामने ही ये भाव प्रकट करके शांत हो गए। संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, तो भाई झूरी काकी की भाई उनको लेकर के चला अपने गांव। अब गांव पहुंच गए, दो हष्टपुष्ट बैल। ऐसे तो भाई वो दो जो हष्टपुष्ट बैल थे, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से तो गए नहीं होंगे। तो जो उनका भाई था वो कभी खींचता था आगे चलने के लिए, तो वो पीछे जोर लगाते थे, जाएंगे नहीं। अब पीछे से धक्का मारता था उनको, तो दाएं बाएं भाग जाया करते थे। पर किसी तरीके से झूरी काकी के भाई ने हीरा मोती को अपने घर लेकर के पहुंच गया। दोनों को नाद पे बांध दिया गया। खाने को सूखा भूसा ही डाला गया। पर उन दोनों में से ना एक ने भी नाद में मुंह तक नहीं डाली, सूंघा तक नहीं। चारा अच्छा बुरा की बात ही छोड़ दो, सूंघा तक नहीं, देखा तक नहीं। बस यही सोच रहे थे कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि हमें उस घर से निकाल दिया गया। एक अनजान व्यक्ति, अनजान परिवार, अनजान गांव में। क्या हमारी भूल थी भाई? हमने तो अपना जितना काम था मेहनत से किया, काम से कभी जी नहीं चुराया। तो उन दोनों में ऐसी बातचीत चल रही है, दोनों अपनी मूक भाषा में ही सलाह कर रहे हैं। एक दूसरे को कनखियों से देखा और वहीं लेट गए बिना खाए। जब गांव के सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा लिए भाई, पगे तुड़ा लिए और घर की तरफ चल गए। मतलब झूरी के ससुराल से जहां बंधे थे, जहां इन्होंने खाना तक नहीं खाया था, जो पगहे से बंधे थे, पगहा जिसमें जानवरों को बांधने का उपयोग में लाया जाता है, एक झटका में पगहा तोड़ दिया और वापस अपना गांव पहुंच गया झूरी के पास। तो झूरी सवेरे सवेरे सो करके उठा, तो देखा दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं, गौशाला में खड़े हैं, नाद के पास खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, पगहा जिसको बोलते हैं। क्योंकि आधा तो वहां खूंटा से बंधा था, तोड़ लिया गया था, तो आधा ही लटका हुआ था, गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। छुरी को देख करके वो भी स्नेहातुर हो गए थे। ऐसे लग रहा था कि अपना सारा प्रेम आज अपने मालिक के ऊपर में लुटा देंगे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। आप अभी भी यदि किसी गांव से ताल्लुक रखते होंगे, आपके पास भी यदि बैल होगा, तो ये जितने भी पंक्तियां कही जा रही है ना, आप एकदम से रिलेट कर पाओगे इससे। जो भी आपका वफादार है जानवर, बैल हो, गाय हो, कुत्ता हो, जो भी वफादार है, यदि आपसे उसका विक्षोभ हो जाए और कुछ समय बाद जब वो मिलते हैं, या आप उससे मिलो या वो आपसे मिले, आप दोनों के बीच का जो प्रेम है ना, वो शब्दबद्ध नहीं किया जा पाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति आ गई थी झूरी और उनके दोनों बैलों के बीच में। घर और गांव के लड़के तक जमा हो गए थे उन दोनों का प्रेम देखने के लिए। सबको पता चल गया भाई कि हाँ, कल ही भेजे थे, आज वापस आ गया है, तो कैसे आया, क्या आया।
झूरी सबको बताया तो सब कोई गांव वाले जमा हो गए झूरी के घर पे कि किसी दूसरे गांव से अपने घर तक बिना मालिक की सहायता से रास्ता याद करते हुए आ जाना आश्चर्य की घटना थी। पर उतनी बड़ी भी कोई आश्चर्य की घटना नहीं थी एक नजर से, क्योंकि उन दोनों बैलों का स्नेह अपने मालिक के प्रति, खास करके इन दोनों के प्रति ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि उतनी भी आश्चर्यजनक घटना नहीं थी, क्योंकि इन दोनों बैलों का अपने मालिक के प्रति जो प्रेम का भाव था, जो समर्पण और आदर का भाव था, वो बहुत ही उच्च श्रेणी का था, उच्चतम स्तर का था। दोनों पशुवीरों को अभिनंदन किया गया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई भूसा, कोई चोकर, कोई कुछ, कोई हरा चारा, मतलब भेंट स्वरूप उन दोनों बैलों को ये चीज मिला। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल न किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतने इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, बताओ। पहली बार गए एक गांव से दूसरे गांव में और अकेले चले आए। बैल नहीं है, तीसरे ने कहा, ये बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी रहे होंगे। अब इस वाक्य के बाद वहां जितने भी जनमानुस खड़े थे, किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि इस वाक्य के एवज में या इस वाक्य को काटते हुए कोई दूसरा वाक्य प्रस्तुत करे। सभी ने समर्थन में हाँ ही कहा। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सच है भाई, ये दोनों को देख करके तो यही लग रहा है कि पिछले जन्म के ये आदमी रहे होंगे और आपस में मित्र ही रहे होंगे। झूरी ने देखा ये तो घटनाक्रम हो गया। झूरी की पत्नी आई, झूरी ने देखा, नाक भाव सिकोड़ ली और उसी भाव से कहा, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी काम नहीं किया, दिन छोड़ो एक पैर भी नहीं ठहरा वहां पे जाकर के, नाक कटवा दी। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप नहीं सुन पाया, नहीं बर्दाश्त कर पाया। नमक हराम क्या बोल रही हो तुम, ये नमक हराम है? चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते वहां रह के ये लोग भाई? इतने दूर से आप ले जा रहे हो एक गांव से दूसरे गांव में, वहां जाने के बाद आप इसको खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, ढंग का चारा नहीं दोगे, क्या करेंगे वहां रह के? चले आए, इसमें नमक हराम की कौन सी बात हो गई? तो झूरी की पत्नी ने थोड़ा रोब झाड़ते हुए कहा, बस बस, तुम ही तो एक हो जो बैलों को खिलाना जानते हो, और बाकी दुनिया के लोग बैल को खिलाते नहीं है। वो लोग कुछ जानते थोड़ी है, तुम्हारे पास ही एक बैल है, यही दुनिया के पहले और अंतिम बैल हैं जो तुम्हारे पास हैं, और तुम ही इनके मालिक हो जिनको पता है क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। थोड़ा रूखे स्वभाव में और लड़ने के अंदाज में बोली भूरी, झूरी की पत्नी अपने पति से। तो झूरी ने भी थोड़ा सा अपनी पत्नी को चिढ़ाया, अच्छा चारा दिए होंगे, तो भाई चारा दिए होते, खाने का दिए होते, पूछते, पानी दे, भाग के क्यों आते फिर? क्यों आते भाग करके? तो इसका सीधा मतलब है कि भाई उन लोगों ने चारा पानी दिया नहीं, इन्हें घर की याद आई, चारा की याद आई, वैसा चारा खाने का आदत नहीं होगा, बिल्कुल रूखा सूखा, तो भाग करके आ गया। स्त्री जो उनकी थी झूरी की, वो चिढ़ करके बोली लगभग, अरे भागे इसलिए है ना कि वो तुम जैसे बुद्धू लोगों की तरह ना बैलों को सहलाते पुचकारते नहीं रहते हैं, जी तोड़कर काम लेते हैं
खाना देते हैं, बात खत्म। तुम्हारी तरह नहीं है बाबू, हीरा, मोती, ये खा लो, वो खा लो, भूसा खा लो, हरा खा लो, रोटी खा लो, ऐसा नहीं करते हैं। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। अब उसकी स्त्री चिढ़ गई थी, क्योंकि एक तो उसका भाई आया था ससुराल से मांगने के लिए बैल, बैल ले भी गया, तो बैल वापस आ गया। तो ये घटना घट जाने के बाद में जब इतना सारा नोकझोंक हो गया, तो झूरी की पत्नी ने एक फरमान जारी कर दिया सीधा, इनको अब रूखा सूखा ही मिलेगा, और मैं देखती हूँ कौन इन्हें अच्छा अच्छा खाना देता है। अब ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके आगे झूरी भी कुछ बोल नहीं सका, कुछ कर नहीं सका। वही हुआ, दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा डाल दिया गया। बैलों ने नाद में जब मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस। क्या खाएं, ऐसी खाने की आदत नहीं थी हीरा मोती को, क्योंकि झूरे ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें रखा था। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, मालिक कुछ दे दो, क्या दिए हो यार खाना वाना खाने के लिए, उतनी दूर से हम आ रहे हैं, एक तो बिना मेरी मर्जी के आप लोगों ने मुझे इस घर से निकाल दिया, जन्म जन्म का रिश्ता था तोड़ दिया एक झटके में, वापस आए ये खाना मिल रहा है। ऐसा इशारा था बैलों का, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि वो बोलते तो अपने मालिक से जरूर ये लाड़ भरा उल्हाना जरूर देते अपने मालिक को। तो झूरी जो था वो, जो उसने मजदूर रख रखा था अपने यहाँ गोबर वगैरह निकालने, गौशाला का साफ सफाई करने आदि आदि के लिए, झिड़क कर कहा, अबे थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल दे रहा है, दिख नहीं रहा है वो लोग सूखा चारा डाला हुआ है, थोड़ा खली तो ला करके डाल दे। ना ना, मालकिन भैया मुझे मारेगी, हमको माफ कीजिए, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, सूखा बोल के गई है, सूखा डालेंगे हम। भाई चुरा करके तो डाल दे। झूरी लगभग विनीत स्वर में कहा, भाई ऐसा मत कर, चुरा करके तो डाल दे कम से कम खल्ली। तो मजूर ने फिर कहा, यदि पकड़े जाओगे ना तो तुम भी मालकिन की ही तरफदारी करोगे और मेरी टांग खींचोगे, मुझे बुरा भला कहोगे। दूसरे दिन झूरी काकी का साला, सॉरी, दूसरे दिन झूरी का साला, झूरी काकी की बहन का भाई हो गया, का साला वापस आया। कहाँ? झूरी के गांव में, झूरी के घर में कांड हो गया था भाई, बैल ले गया था, बैल वापस आ गया। तो वापस आया अभी कि भाई कैसा बैल दिया हो, देखो बिल्कुल बैल है एकदम, बांध के रखो रहता नहीं है, वापस आ जाता है। बैलों को ले जाने आया था, ले चला, लेकिन अब की बार वो रस्सा से खींच के नहीं जा रहा था, गाड़ी में जोत करके ले जा रहा था उन दोनों को। बहुत भागते थे बेटा, अब देखते हैं कहाँ भागते हो, क्यों भागते हो, किधर भागते हो। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की सोची। अब ये जो हीरा और मोती दो थे ना, वो हीरा थोड़ा गंभीर स्वभाव का था और मोती थोड़ा चंचल। मोती में बचपना ज्यादा था, हीरा में परिपक्वता थी। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो मोती ऐसा एक दो बार कोशिश किया कि सड़क के किनारे जो कुछ गड्ढे होते हैं बैलगाड़ी को वहां पटक दें और हम लोग यहाँ से भाग निकले, पर हीरा ने मोती को ऐसा करने से रोका। उसने उसकी मंशा भांप ली, दोनों साथ में चल रहे हैं ऐसे, ये इधर को खींच रहा है तो ये समझ गया कि भाई ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये समझाने से तो समझेगा नहीं अभी।
तो ये इधर खींच लेते, तो वापस गाड़ी सड़क पे आ जाती है। संध्या समय दोनों अपने मालिक के साथ, नए मालिक के साथ, जो झूरी के साला थे, उनके साथ उन्हीं के घर, उन्हीं के गांव पहुंचा। अब उनके साले का भी अनुभव कुछ नया हुआ। पिछली बार तो साधारण रस्सी से बांधे थे, लोग तोड़ के भाग गए थे। इस बार कुछ ज्यादा ही मोटा रस्सा लेके आए और नाद पे इन लोग को बांध दिए खूंटा से। और फिर से वही सूखा भूसा खाने को डाल दिया गया नाद में इनका। दोनों बैलों का ऐसा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। अरे बहुत लाड़ प्यार से रख रखा था झूरी ने इन दोनों बैलों को। कहाँ तो वहां हरा चारा, भूसा है तो चिकनाहट के साथ, खली के साथ, रोटी है, गुड़ है, तरह तरह का व्यंजन खाने को मिल जाया करता था। और कहाँ यहाँ सूखा चारा मिल रहा है खाने को। तो दोनों बैलों को ऐसा अपमान अभी तक नहीं देखने को मिला था। दोनों बहुत ही आहत थे, शारीरिक तौर पर भी, हृदय में भी घात घात लगा था। हाँ भाई, आप सही सुने, और समझना चाहो तो समझना। सिर्फ इंसानों को ही, जो बोलते हैं ना कि दिल में चोट लगा है, सिर्फ इंसानों को ही दिल में चोट नहीं लगती। भावनाएं हर प्राणी की आहत होती है। यदि वो भी प्राणी है, वो भी इस जगत निर्माता के सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, एक श्रेष्ठ उदाहरण है प्राणी में। भावना उसमें भी है, हृदय उसका भी दुखता है। तो ठीक वही चीज अभी इस क्षण हीरा और मोती के साथ बीत रहा था। दोनों भाई एक नंबर के स्वामी भक्त थे। नाद की तरफ आंख तक नहीं उठाई दोनों में से किसी ने। ना ही हीरे ने देखा, ना ही मोती ने देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खेत में जुताई करना था। गया झूरी के साला का नाम हुआ। हल में जोता, पर मोती ने जैसे कसम खा लिया हो, हम भाई नहीं चलेंगे, चलेंगे ही नहीं हम। पांव तक नहीं उठाया। वह मारते मारते थक गया। गया, गया नाम है यहाँ पे झूरी के साला का। तो गया जो था वो इन दोनों बैलों को मारते मारते थक गया, पर मोती एक पैर तक नहीं उठाया खेत की तरफ जाने भर के लिए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती को खूब गुस्सा आया और उस गुस्से को वह काबू नहीं कर पाया, उससे बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल का रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती ना, तो दोनों पकड़ में नहीं आते उस दिन। हीरा ने मूक भाषा में कहा। किससे? मोती से। भागना व्यर्थ है भाई। मोती ने फिक्र करते हुए अंदाज में कहा। अरे तुम्हारा तो जान ले लेता भाई, मार मार के आदमी है, कसाई है। अब की तो बड़ी मार पड़ेगी। पकड़ा गए हैं दोनों, तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अब की तो बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं है। बैल का जन्म लिया है, कहां तक मार से बचोगे? यदि प्रारब्ध में मार ही मिलना है तो मार खा लेते हैं।
क्यों व्यर्थ का भाग दौड़ करना भाई। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो लाठी देख करके मोती फिर से भड़क गया। हीरा को बोला, लाठी लेकर के आ रहे हैं, देखो लाठी लेकर के आ रहे हैं, बोलो तो अभी गिरा देता हूं दोनों को। तो हीरा समझाया, भाई ठंड रख, ठंडा हो जा, बात बात पे भड़का नहीं करते भीम, शांत गदाधारी भीम, शांत, शांत हो जाओ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई भागो नहीं, खड़े हो जाओ। मोती ने दृढ़ता और आत्मविश्वास से कहा, मुझे अब मारेगा, मैं गिरा दूंगा ये दोनों को। हीरा ने समझाया, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हम किसी को ऐसे नहीं मार सकते हैं। मोती दिल में ऐंठ करके रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ करके ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती, नहीं तो जो मोती था उसका दिमाग इतना खराब हो रखा था, इधर